हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिबलेट। हमने जियोग्राफी से जो चैप्टर जनसंख्या वाला कर रहे हैं उसका जो पार्ट नंबर 2 है आज वो हम लेकर के आए हैं। इस चैप्टर में हम जनसंख्या के विषय में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे भारत के संदर्भ में दी गई हैं और ये चैप्टर आप लोगों को +2 लेवल तक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है। इसको पूरी तरह से आप लोग अच्छे से याद रखें और ये चैप्टर आपके जीके नॉलेज को भी इंक्रीज करने में बहुत ही बड़ी सहायता करेगा। तो आइए हम अपने वीडियो में देखते हैं जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। तो जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन कैसे होता है, हम इसकी प्रक्रिया का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे और देखते हैं भारत के संदर्भ में क्या कुछ बताया गया है। जनसंख्या में परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। तो 3 मुख्य प्रक्रियाएं बताई गई हैं जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों ही प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं, जनसंख्या के आंकड़ों को बदल देती हैं। जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। तो जो जन्म दर है और मृत्यु दर है ये प्राकृतिक वृद्धि होती है और इसके बाद जो प्रवास है वो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ही प्रवास करता है। एक साल में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों के जन्म होते हैं, तो यहाँ बताया है कि पूरे वर्ष भर में जब 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं उसे जन्म दर कहते हैं। यह जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में जन्म दर और मृत्यु दर से हमेशा अधिक रही है। तो हमारे देश में जन्म दर ज़्यादा रही है और मृत्यु दर कम रही है। यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पर जनसंख्या बढ़ रही है और एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वाले लोगों की संख्या को उस देश की मृत्यु दर कहते हैं। तो एक वर्ष में ही 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या को उस देश की मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेजी से आई गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर एक मुख्य कारण रही है। तो हमारे देश में बहुत से कार्य जो हैं वो हाथों से किए जाते हैं, बड़ा ही हार्ड वर्क करते हैं ग्रामीण लोग और यहाँ तक कि कम विकास होने की वजह से प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने शारीरिक रूप से पूरा श्रम किया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ मृत्यु दर कम रही है और सन 1980 तक उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर में लगातार हुई गिरावट के कारण जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया। 1980 के दशक की बात की गई है कि इसके बाद जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत भारी गिरावट आई है जिससे मृत्यु दर में काफ़ी अंतर आ गया है और इसी के कारण जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक हो गई। तो जनसंख्या में वृद्धि दर अधिक हो जाती है जब मरने वालों की संख्या घट जाती है और जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ती रहती है, तो इसमें जो है वृद्धि दर बढ़ जाती है। इसके बाद 1981 से जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हुई। तो 1981 के बाद से हमारे देश में जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू होती है जिसके फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि में भी गिरावट आई और इसका क्या कारण है ये हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो जनसंख्या वृद्धि दर है इसमें गिरावट आती है। तो जनसंख्या वृद्धि का तीसरा प्रमुख घटक है प्रवास। प्रवास को जनसंख्या वृद्धि का तीसरा प्रमुख घटक माना जाता है और लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने को प्रवास कहते हैं और प्रवास आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। आंतरिक प्रवास देश के अंदर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का जो अभिप्राय है वो है देश से लोगों के बाहर जाने से है।
तो यहाँ पर बड़े लेवल की बात बताई गई है कि जो प्रवास होता है ये 2 प्रकार का होता है और ये प्रवास ही जनसंख्या को और इसके वितरण को, इसके संगठन को प्रभावित करता है, इसके घनत्व को भी प्रभावित करता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपने ही देश के अंदर जाने को भी प्रवास कहते हैं और अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसने को भी प्रवास कहते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। एक कारण होता है शादी विवाह करके दूसरे देश में चले जाना या दूसरे राज्य या शहर में चले जाना, और दूसरा कारण होता है रोजगार के लिए जाना, तीसरा कारण होता है व्यवसाय के लिए जाना, और चौथा कारण होता है सुविधाओं के लिए जाना, और पांचवा कारण है शिक्षा के लिए जाना, और फिर छठा कारण है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी लोगों को प्रवास करना पड़ जाता है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रवास के विषय में बताया गया है और प्रवास जो है हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर बताया गया है आंतरिक प्रवास के फलस्वरूप देश की जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आंतरिक जब प्रवास होता है हमारे देश में, एक कोने से लेकर दूसरे कोने में जब लोग जाते हैं तो उसमें देश की जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यह देश के अंदर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या पर तो प्रभावित नहीं पड़ता, लेकिन देश में जनसंख्या के वितरण को जरूर प्रभावित करता है। इसमें किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या घट बढ़ सकती है। जनसंख्या के वितरण और उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्रियाकलाप में बताया गया है एक मानचित्र पर अपने दादा दादी और नाना नानी और माता पिता के जन्म के समय से प्रवास को दर्शाएं तथा प्रत्येक प्रवास के कारणों की व्याख्या भी कीजिए। तो यहाँ पर देखना होगा कि आपके किस बुजुर्ग ने जो है स्थान परिवर्तन किया या प्रवास किया और उसके कारण क्या रहे होंगे, किन वजह से उन्होंने अपने स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर बसना उचित समझा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया रोचक बात है, आप लोगों को ये क्रियाकलाप करना चाहिए। इसके बाद भारत में प्रवास अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ होता है। इसके अपने ही कुछ कारण होते हैं। जन सुविधाएं होती हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होती हैं, शिक्षा भी एक सुविधा होती है। तो बहुत सी समस्याओं को लेकर भी ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ये कारक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं भी हैं। इसी प्रकार से कर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या बनी रहती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में रोजगार आसानी से मिल जाता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं, जो शहरों की तरफ जनसंख्या को आकर्षित करता है और इसी तरह से शहरों की जनसंख्या बढ़ जाती है। अब हम आगे देखते हैं। बताया गया है प्रवास केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह जनसंख्या की उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। तो प्रवास के कारण किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की जो उम्र है औसत आयु को भी प्रभावित करता है और लिंग को भी प्रभावित करता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों और नगरों की जनसंख्या में भारत में लगातार वृद्धि हुई है। तो यहाँ बताया है कि जो ग्रामीण जनसंख्या है उसकी तुलना में नगरों की जनसंख्या में भारत में लगातार वृद्धि हो रही है और 1951 में जहाँ कुल जनसंख्या 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, वहीं 2001 में बढ़कर यह 27.78% हो गई। तो इतना बड़ा यहाँ परिवर्तन देखने को मिला है। 10% से भी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुई है जनसंख्या के प्रसार में और नगरीय क्षेत्र में यह बढ़ती जा रही है।
फिर इसके बाद 1991 से 2001 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या 23 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो गई। बताया गया है कि ऐसे जो बड़े नगर हैं जहां पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, उनकी जनसंख्या बढ़ करके जो 1991 से लेकर के 2001 तक 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो बड़े नगर हैं वो बढ़ करके पहले 23 करोड़ होती थी जनसंख्या, यह 2001 में बढ़कर 35 करोड़ हो गई। बहुत ही दिलचस्प यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। इसके बाद आयु की संरचना के विषय में बताया गया है। इस पैरे में हम आयु संरचना के विषय में जानेंगे। जनसंख्या की आयु संरचना उस देश के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है कि भाई उस देश में किस आयु वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं, किस आयु वर्ग के लोग कम हैं, या किस आयु वर्ग के लोग निम्न कार्यों में लगे हुए हैं। ये सब बातें जानने को मिलती हैं। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है और एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी और उसके काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। तो आयु जो है वो किसी भी क्षेत्र की कार्यविधि को प्रभावित जरूर करती है। किसी क्षेत्र में या औद्योगिक इकाई में अधिक उम्र वाले लोग हैं तो वहाँ कार्य करने की क्षमता घट जाती है, और जहाँ पर क्रियाशील आयु वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं, जिसमें 15 से 60 वर्ष की आयु वर्ग होती है, तो वहाँ पर कार्य जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि फलस्वरूप वयस्क, बच्चे तथा वृद्धों की संख्या एवं उनका प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे को निर्धारित करते हैं। तो किसी बच्चे या वयस्क या फिर वृद्ध की जनसंख्या जो है उस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक गतिविधियों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसी पर ही किसी देश की सभी गतिविधियां निर्धारित होती हैं। अब यहाँ पर किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः 3 श्रेणियों में विभक्त यानी कि बांटा जाता है। तो देखते हैं, नंबर 1 है बच्चे। बच्चे सामान्यतः 15 वर्ष से कम के बच्चे माने जाते हैं और यह वर्ग आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते। ये आर्थिक प्रक्रियाओं में अपना योगदान नहीं देते। ये केवल पढ़ने, खेलने, कूदने में ही अपना सारा समय लगाते हैं और अपने भरण पोषण के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं तथा इनको वस्त्र, भोजन तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत होती है, जो उनके पेरेंट्स उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। फिर इसके बाद भारत में उम्र संरचना बताई गई है। तो भारत एक जवान देश है, इसमें सर्वाधिक मात्रा युवाओं की पाई जाती है। यहाँ पर जो आप संतरी कलर में देख रहे हैं वृत्त में, यहाँ पर 58.7% जनसंख्या ये अडल्ट जनसंख्या है, यानी कि वयस्क लोगों की जनसंख्या है। फिर इसके बाद जो 6.9% जनसंख्या डार्क यहाँ पर कलर आप देख रहे हैं, ये वृद्धों की जनसंख्या है। फिर आगे चल के बच्चों की जनसंख्या दर्शाई गई है जो कि 34.4% जनसंख्या है, और ये ग्रे कलर में यहाँ आपको लाइट कलर से दिखाया गया है, और ये आपकी जनसंख्या भी काफ़ी बड़ी है। और वयस्कों की जनसंख्या तो सर्वाधिक है पूरे विश्व में। इतनी ज़्यादा वयस्क जनसंख्या किसी अन्य देश में नहीं पाई जाती। अब यहाँ पर वयस्कों के विषय में बात करें तो वयस्क 15 से 59 आयु वर्ग के होते हैं। इनकी कार्य करने की क्षमता जबरदस्त होती है और ये आर्थिक गतिविधियों में अपना सक्रिय योगदान देते हैं। इसके अंतर्गत 15 से 59 वर्ष तक की आयु के लोग शामिल किए जाते हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील होते हैं। ये उत्पादन कार्यों में लगे रहते हैं, कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थ यानी कि यहाँ पर पंचम जो क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं में ये वयस्क लोग लगे रहते हैं तथा जैविक रूप से प्रजननशील भी होते हैं, और यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग कहलाता है।
इसके बाद आते हैं वृद्ध। वृद्ध 59 वर्ष से अधिक के होते हैं। यहाँ पर यह वर्ग प्राय आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त होता है। तो आर्थिक रूप से उत्पादनशील तो होता है, लेकिन ये अवकाश प्राप्त होता है क्योंकि इनकी कार्य करने की क्षमता कम होती चली जाती है और ये ऐच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं। जो इनकी इच्छा होती है वही कार्य ये कर सकते हैं, परंतु भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती और किसी प्रकार की सैनिक भर्ती में इनका कोई योगदान नहीं होता। ये जो निम्न कोटि के छुटपुट कार्य होते हैं वही ये कार्य कर पाते हैं। फिर बच्चे तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है। इन दोनों जनसंख्या में बच्चे और वृद्धों के विषय में आश्रित जनसंख्या का अनुपात भी पाया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं अपना कार्य कर लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो निर्भर होते हैं दूसरों पर अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए, तो वो अनुपात भी इनमें पाया जाता है। क्योंकि यह समूह उत्पादन करने योग्य नहीं होता, भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया है। जो अभी हमने वृत्ताकार चित्र देखा था उसमें दर्शाया हुआ है, जिसमें 58.7% वयस्क हैं और दूसरी तरफ जो वृद्ध हैं वो 6.9% हैं तथा बच्चे 34.4% हमारे देश में हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप के विषय में कुछ बातें बताई गई हैं, तो देखते हैं। नंबर 1 है, आप अपने क्षेत्र में ऐसे कितने बच्चों को जानते हैं जो घरेलू सहायकों और श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। आपने अपने आसपास डियर स्टूडेंट काफ़ी ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अपने माता पिता के साथ उनके कार्यों में हाथ बटाते हैं। कुछ होटल वगैरह आदि स्थानों पर कार्य करते हैं, तो कुछ सड़कों पर विभिन्न तरह की गतिविधियों में लगे होते हैं। ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा, तो उनके विषय में आपको सूची बनानी है। दूसरा पॉइंट है, आपके क्षेत्र में कितने वयस्कों को रोजगार प्राप्त नहीं है। तो आप अपने आसपास देख सकते हैं कि कितने जो वयस्क हैं या पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं जो भी हैं, उनको जो खाली हैं उनकी सूची बनाइए कि भाई कितने लोग आपके एरिया में हैं जिनको रोजगार प्राप्त नहीं है। और तीसरा पॉइंट है, आपकी इन कारणों के बारे में क्या राय है। तो आपको अपनी राय भी बतानी है कि भाई ये जो बच्चे कार्य करते हैं इनके कार्य करने के कारण क्या है और जो बेरोजगारी आप लोगों के क्षेत्र में पाई जाती है उसके कारण क्या है। आपको अपनी राय देनी है। राय में आपको ये भी बताना है कि इनको रोजगार दिलाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और क्या ये लोग रोजगार करने योग्य हैं भी या नहीं। ये सारी बातें आपको इस पॉइंट के तहत बतानी है। फिर आगे चल के यहाँ पर लिंगानुपात के विषय में चर्चा की गई है। तो लिंगानुपात भी एक बहुत बड़ा मैटर रहा है हमारे भारत देश में और हरियाणा तो लिंगानुपात के मामले में सबसे नीचे रहा है 2021 में। तो आगे चल के हम देखते हैं, प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की कुल संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की कुल संख्या के अनुपात को ही लिंगानुपात कहा जाता है। किसी दी हुई समयावधि में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए यह जानकारी एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। तो ये महिलाओं की स्थिति के विषय में बताता है कि उनकी समाज में किस तरह की दशा है, उनको सम्मानित दर्जा मिला हुआ है या उनको सम्मानित दर्जा मिला हुआ है या नहीं, या फिर लड़कियों को किस हद तक समाज में अपनाया जाता है, उनकी पढ़ाई, खाने पीने और रख रखाव का कैसा प्रबंधन किया जाता है। ये सारी दशाएं लिंगानुपात में जाहिर हो जाती हैं। देश में लिंगानुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, पता लगाइए। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको पता लगाना है कि ऐसा क्यों होता है कि महिलाओं का जो लिंगानुपात है वो प्राय उनके पक्ष में नहीं होता, यानी कि पुरुषों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है। इसके कारण आपको पता लगाने हैं। सन 1951 से लेकर 2001 के बीच लिंग अनुपात की स्थिति को सारणी में दर्शाया गया है।
तो हम नीचे एक सारणी देखेंगे और इसमें 1951 से लेकर के 2001 के बीच महिलाओं का जो लिंगानुपात रहा है हमारी जनसंख्या में, उसको दर्शाया गया है। तो देखते हैं इस सारणी में आप हमारे 1951 से 2001 तक का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। भारत में लिंगानुपात, और पहला कॉलम है जनगणना वर्ष का और दूसरा कॉलम है लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं। तो ये महिलाओं की संख्या है। तो 1951 में हमारे देश में 946 महिलाएं 1000 पुरुषों पर जो है लिंगानुपात था, और 1961 में यह लिंगानुपात घटकर 941 हो जाता है। फिर 1971 में यह और ज़्यादा घटकर 1971 की बात है, और भी ज़्यादा घटकर यह 930 महिलाओं की संख्या हो जाता है। फिर इसके बाद 1981 में यह कुछ नीचे वाली जो संख्या थी उससे ऊपर आता है और 934 हो जाता है। लेकिन 1991 में यह फिर से गिर करके 929 पर पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति थी। फिर इसके बाद 2001 में 933 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे अवेलेबल थी। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लिंगानुपात है। जो 1951 था उस वर्ष में 946 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे मौजूद थी, लेकिन यह 2001 में घटकर 933 रह जाता है। क्या आपको पता है केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1058 महिलाएं हैं। तो इस मामले में केरल राज्य हमारे भारत देश के सभी राज्यों में सबसे आगे है। 1000 पुरुषों के पीछे 1058 महिलाएं जो है लिंगानुपात रहा है, यानी कि लगभग 60 महिलाएं ज़्यादा पुरुषों की जनसंख्या से रही हैं केरल में। जबकि पांडिचेरी में प्रति 1000 पर 1001 महिलाएं हैं। तो यहाँ पर भी एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है पांडिचेरी में, जो 1000 पुरुषों पर 1001 महिलाएं हैं। और दिल्ली में प्रति 1000 पर 821 तथा हरियाणा में प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या केवल 861 है। तो दिल्ली जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे देश की राजधानी है, यहाँ भी 1000 पुरुषों के पीछे 821 महिलाएं ही हैं मात्र। और हरियाणा राज्य में 1000 पुरुषों के पीछे 861 महिलाएं ही हैं। तो इन विभिन्नताओं का क्या कारण हो सकता है, ये हमें पता लगाना है। आपको बहुत से चैप्टर पढ़े होंगे, आपने बहुत सी सामाजिक रीतियों को देखा होगा। तो यहाँ पर ये बहुत से एक कारण रहे हैं इस लिंगानुपात में अंतर होने के। तो ये लिंगानुपात हमारे देश में काफ़ी समय से इसकी दर नीचे ही रही है। इसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए हमारे सरकार ने लड़कियों के प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लान लेकर के आई है, जिसकी वजह से अब कुछ हद तक इसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। महिला साक्षरता दर कौन से राज्य में सबसे अधिक है और क्यों? तो देखिए, महिला साक्षरता दर की बात कही गई है तो यहाँ पर केरल राज्य ही आगे आया हुआ है। और भी बहुत से राज्य हैं जहाँ पर महिला साक्षरता दर कुछ मात्रा में सही है, सम्मानजनक स्कोर रहा है उनका। जैसे कि महाराष्ट्र के बहुत से बड़े क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत ही ज़्यादा उच्च है। और जो हमारे ये जितने भी दिल्ली राजधानी क्षेत्र है और फिर दक्षिण के जैसे कि कर्नाटका है, तमिलनाडु है, तो बहुत सम्मानजनक तो है, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर महिला साक्षरता के मामले में वो राज्य बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर साक्षरता दर के विषय में जानते हैं कि हमारे देश में जो साक्षरता दर है वो अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से वितरित है। साक्षरता किसी देश की जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। तो ये तो सही बात कही गई है कि एक देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण उसकी साक्षरता है।
एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा विकास एवं शोध के कार्यों को कर सकता है। तो ये विकास क्या होता है और ये शोध क्या होता है, इनमें साक्षर जनसंख्या का अपना एक बहुत बड़ा योगदान होता है। शोध कार्य होता है किसी कार्य पर रिसर्च करना। और फिर आगे देखिए, यहाँ पर साक्षरता के स्तर में कमी आर्थिक विकास की राह में एक गंभीर अवरोध है। तो अवरोध का मतलब रुकावट बताया गया है। आर्थिक विकास की राह को रोक देता है ये साक्षरता में कमी का स्तर। और यहाँ पर जो साक्षर जनसंख्या होगी वह स्वयं का विकास करेगा, और जब प्रत्येक पढ़ी लिखी जनसंख्या अपना विकास करेगी तो देश का भी विकास ऑटोमेटिक ही होगा। फिर वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है तथा जो किसी भी भाषा को समझ कर पढ़ या लिख सकता है, उसे साक्षर व्यक्ति की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार क्या पैमाना लिया गया था साक्षरता दर को मापने का। इसमें बताया गया कि भाई कोई भी व्यक्ति या बच्चा जो 7 वर्ष की उम्र या उससे अधिक का है और वो जो किसी भी भाषा में पढ़ या लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है, उसको साक्षरता में काउंट किया जाता है। भारत की साक्षरता की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और देश की साक्षरता दर 2001 में देश की जनगणना के अनुसार 64.84% यानी कि 64.84% रही है। तो यहाँ 75.26% पुरुष और 53.67% महिलाएं साक्षर हैं। तो ये 2001 के अनुसार आंकड़े दर्शाए गए हैं। इसमें भारत की कुल जनसंख्या का 64.84% जनसंख्या है वो साक्षर रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर 75.26% जो पुरुष थे इस जनसंख्या के वो भी साक्षर थे और 53.67% महिलाएं इस जनसंख्या की साक्षर रही हैं। साक्षरता की दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है? तो साक्षरता की दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है? कुल जनसंख्या का इतना अधिक जो भाग है वो कम पढ़ा लिखा है और फिर उस पर भी पुरुषों और महिलाओं के मामले में बहुत ही ज्यादा अंतर देखा गया है। तो ऐसा क्यों है, ये समझने वाली बात है। और आगे हम देखते हैं जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। तो जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना क्या है भाई? किसी देश में जो जनसंख्या रहती है वह किस प्रकार का व्यवसाय करती है, किन क्रिया में वो लगी हुई है, तो ये देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत देश के विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं में जो जनसंख्या लगी हुई है वह अपने साथ साथ अपने देश को भी विकसित करती है। विभिन्न व्यवसायों के आधार पर किए गए जनसंख्या के वितरण को उसकी व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। एक देश में विभिन्न व्यवसायों को रोकने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि एक देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं, जिन्हें सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में बांटा जाता है। तो ये श्रेणी क्या है? ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्रेणियां हैं। इनके विषय में हम डिटेल से जानेंगे ये कैसी श्रेणियां होती हैं। तो आइए अब हम इन श्रेणियों के विषय में जानते हैं। प्राथमिक जो श्रेणी है उसमें व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि एवं खनन तथा वृक्षारोपण आदि क्रियाएं इनमें शामिल हैं। और द्वितीयक क्रियाएं हैं, इनमें क्या आते हैं? ये क्रियाकलापों में विनिर्माण, उद्योग, भवन तथा अन्य निर्माण कार्य आते हैं। मतलब जो प्रथम हम वस्तु प्राप्त करते हैं प्राकृतिक रूप से वो प्राथमिक में आती है, और उस प्राकृतिक वस्तु से हम एक नई वस्तु का निर्माण करते हैं वो द्वितीयक क्रिया में आती है। इसे विनिर्माण भी कहते हैं। तीसरी जो क्रियाएं हैं उनमें परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसमें सर्विस सेक्टर होता है, यानी कि ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी
कहते हैं। ये 10th क्लास के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। बड़ा ही जबरदस्त है। इन तीनों के विषय में हम जानेंगे विस्तार से 10th क्लास में। प्राय विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वाले लोगों का अलग अलग अनुपात होता है। तो हमारे देश में इन तीनों क्षेत्रों में अलग अलग परसेंटेज में लोग लगे हुए हैं। तो अगर हम बात करें 1951 से 2001 तक, तो हमारा जो प्राथमिक जो सेक्टर है उसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग जो है लगे हुए थे। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य जो खनन आदि क्रियाएं हैं उनमें ये लोग लगे हुए थे। लगभग 65% जनसंख्या हमारी प्राथमिक क्रियाओं में लगी हुई थी। अब हम देखते हैं विकसित देशों में जहां द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है, वहीं विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे लोगों का अनुपात अधिक होता है। तो विकसित देशों में तो पहले और दूसरे क्षेत्र में लोग ज़्यादा कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, और वहीं विकासशील जो देश होते हैं जैसा कि हमारा भारत देश है, और ऐसे देशों में प्राथमिक क्रियाओं में लोग सबसे ज़्यादा संख्या में लगे होते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 64% भाग केवल कृषि कार्य ही करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि 64% जो भाग है हमारी जनसंख्या का वो केवल कृषि कार्य में ही लगा हुआ है, जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है। वर्तमान में बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ है। तो काफी परिवर्तन हुआ है। 2011 तक आते आते हमारा जो सेवा क्षेत्र है इसका बहुत ही ज्यादा फैलाव हुआ है, और अब बहुत ही ज्यादा हमारा जो जनसंख्या का क्षेत्र है वो द्वितीयक और तृतीयक में ही कार्यरत है। अब हम इसके बाद देखेंगे स्वास्थ्य। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के विषय में बताया गया है, किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है उस देश के लोगों का स्वास्थ्य। तो देखिए जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है स्वास्थ्य, जो देश के विकास की प्रक्रिया को काफी हद तक प्रभावित करता है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के प्रयास से भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य में जो स्तर है स्वास्थ्य का उसमें महत्वपूर्ण सुधार आया है। तो बहुत सी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई हमारे जनसंख्या के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। अब जैसे कि अभी हाल ही में एक योजना चल रही है जिसका नाम है आयुष्मान। तो यहाँ भी एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अब अगर हम बात करें 1951 में मृत्यु दर जहां प्रति हजार पर 25 थी, वहीं 2001 में यह घटकर प्रति हजार पर 8.1 रह गई है। 1951 में भारतीय लोगों की औसत आयु 36.7 वर्ष थी, जो 2001 में बढ़कर 64.6 वर्ष हो गई। तो देखिए 36.7 वर्ष जो है 1951 में हमारे देश के लोगों की जो जीवन प्रत्याशा उम्र थी वो इतनी थी, और यह 2001 में बढ़ करके 64.6 वर्ष हो गई। फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे कि जन स्वास्थ्य, रोगों के इलाज एवं संक्रामक बीमारियों से बचाव में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इन उपलब्धियों के बावजूद भारत में स्वास्थ्य का स्तर चिंता का एक मुख्य विषय है, और यहाँ प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत आवश्यक स्तर से काफी कम है, तथा जनसंख्या का एक बड़ा भाग अब भी कुपोषण का शिकार है। तो ये बताया गया है कि हमारे देश में जो लोगों का खान पान है, जो उनका जीवन स्तर है, वो आज भी बहुत ही ज़्यादा कमी में है। कुपोषण का शिकार हो रहे हैं लोग, यहाँ तक कि जन्मे जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी कुपोषण का शिकार पाया गया है। तो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में लोगों के खाने में कैलोरी की कमी पाई जाती है।
पीने का पानी शुद्ध नहीं मिलता और मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या में केवल 1/3 लोगों को ही उपलब्ध है। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक स्वस्थ जीवन जीने की, इनमें आज भी हमारा देश संघर्ष कर रहा है। इन सब समस्याओं का हल एक उचित जनसंख्या नीति के माध्यम से ढूंढने की आवश्यकता है। तो एक सुनियोजित तरीके से जनसंख्या को जो है आगे चल करके सॉल्व करना चाहिए इन मैटर को हमारी गवर्नमेंट को, और एक सुनियोजित तरीके से जनसंख्या के रखरखाव का कार्य करना चाहिए। आगे चल के यहाँ पर एक अगला पैरा आया है और इसमें बताया है किशोर जनसंख्या। तो हमारे देश में जो किशोर जनसंख्या है वो किसी भी देश के मुकाबले में सर्वाधिक मात्रा में है, और एक देश की सबसे चरम जो सीमा होती है आगे बढ़ने की तो वो उसकी युवा शक्ति है। तो देखते हैं, भारत में जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। तो 5वां भाग बताया है भारत की कुल जनसंख्या का। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था एक तालिका में कि 58 पॉइंट कुछ जो है कुल जनसंख्या का हिस्सा वो किशोर जनसंख्या रही है। किशोर वर्ग में प्राय 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे होते हैं। 10 से 19 वर्ष के बच्चे होते हैं किशोर अवस्था में, और ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। तो मानवीय संसाधनों में ये महत्वपूर्ण है जो भविष्य में हमारी सभ्यता को आगे ले जाने वाले हैं। किशोरों का पोषक तत्व की आवश्यकताएं वयस्कों और बच्चों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा इनका विकास अवरुद्ध हो सकता है। तो इनके खान पान की, रहन सहन की, इनके खेल कूद की, इनके पढ़ाई की सारी व्यवस्थाएं बड़े अच्छे से होनी जरूरी है, नहीं तो इनका विकास रुक सकता है। और इनको आगे बढ़ाने के लिए ये सारी सुविधाएं देनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बहुत से किशोर बालिकाएं खून की कमी से पीड़ित रहती हैं। विकास की इस प्रक्रिया में इनकी समस्याओं का पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका है। किशोर बालिकाओं को हमें उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। ऐसा शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन सब समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। तो शिक्षा बढ़ेगी तो जागरूकता भी अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। तो इन दोनों का ही बढ़ना जरूरी है, शिक्षा का भी और जागरूकता का भी। तो यहाँ पर किशोर जनसंख्या हमारे देश में है काफी मात्रा में, लेकिन इसका पोषण और रखरखाव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम अपनी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति हमारे देश ने अपनाई थी 2001 में। इसमें क्या कुछ तय किया गया था वो देखते हैं। एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को परिवारों के आकार को सीमित रखकर सुधारा जा सकता है। यानी कि जब परिवार में सदस्य कम होंगे, वहां पर ज्यादा जनसंख्या नहीं होगी, तो उनके संसाधनों को इस्तेमाल करने वाले कम बच्चे बहुत अच्छे से पोषित होंगे और वो आगे बढ़ सकेंगे तथा साक्षर भी हो सकेंगे और अपना और अपने देश का विकास बहुत अच्छे से कर सकेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम कार्यरत है। तो यहाँ पर एक जिम्मेदार जो मुखिया होता है उसको बढ़ावा देने के लिए एक परिवार कल्याण कार्यक्रम कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम रहा है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई गई थी उसमें इसी तरह से परिवारों को मजबूत करने का कार्य किया गया ताकि उनकी जो भावी पीढ़ी है वह भटके नहीं, उसका अच्छे से विकास हो, वो अच्छे से पढ़ लिख सके और वो अपना रोजगार भी अच्छे से प्राप्त कर ले। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 पर 30 से कम करने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने तथा परिवार नियोजन को एक
जन अभियान बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करने का प्रयास करती है। तो ये सारे कार्यक्रम जो है हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में अपनाए गए हैं कि कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष से कम का है उससे कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जा सकता। वो केवल खेलने कूदने और पढ़ने के लिए ही अपना सारा समय लगाएगा। फिर उसके बाद हमारे देश में जो शिशु मृत्यु दर है उसको 1000 पर जो पहले 30 होती थी उसको कम करने का लक्ष्य रखा गया। लड़कियों की शादी की उम्र जो पहले 10-10, 12-12 साल में उनकी शादियां कर दी जाती थी उसको रोक करके 21 साल तक लाया गया। और फिर इसके बाद व्यापक स्तर पर जो बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उनमें जो टीकारोधी बीमारियां होती हैं उनको रोकने के लिए बहुत से प्रावधान किए गए। जो नीतिगत ढांचा है वो मजबूत किया गया है। तो आगे देखते हैं हम इसी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर के विषय में कि किस तरह से इस नीति ने किशोरों के ऊपर अपना प्रभाव डाला है। तो अब हम बात करें राष्ट्रीय नीति 2000 और किशोरों के विषय में, तो देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किशोर और किशोरियों की संख्या जनसंख्या का वह प्रमुख भाग है जिस पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अलावा इस नीति में अवांछित या अवांछित गर्भाधारण और यौन संबंधों से फैलने वाली बीमारियों से किशोर किशोरियों के बचाव जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी बल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे किशोर हैं और किशोरियां हैं उनको जागरूक किया गया है इस जनसंख्या नीति 2001 के तहत। जो किशोर और किशोरियां हैं इस उम्र के दौरान बच्चों में मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से बहुत से परिवर्तन आते हैं, विचारों में फैलाव आता है और कुछ हमारे ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनमें भी जो है प्रसार होता है, जिसकी वजह से किशोर और किशोरियों में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी बनता है और उनके भटकाव का कारण भी कहीं ना कहीं यहीं से ही शुरू होता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सी योजनाएं चलाई जिनसे हमारे किशोर और किशोरियां हैं वो जागरूक हों, वो अच्छे बुरे को समझे और बड़ी ही समझदारी से वो अपने कैरियर की तरफ आगे बढ़े, उनमें जो बेकार की मुद्दे हैं उनमें न फंसे। इसके द्वारा कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतान पैदा करने का प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर पहले जल्दी जल्दी बच्चे हो जाते थे तो जिम्मेदारियां आ जाती थी और टेंशन भी साथ लेकर आती थी, लेकिन इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2001 ने किशोर और किशोरियों की जो विवाह की आयु थी उसको बढ़ा करके इस स्तर तक कर दिया है कि वो पहले मैच्योर हो जाएं। तो अब यहाँ बताया गया है कि किशोर और किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंधों के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षा दी गई। गर्भ निरोधकों को उनकी पहुंच तक लाया गया और खरीद के भीतर बनाना। तो देखिए यहाँ पर शादी होने के बाद भी बच्चे को जल्दी पैदा करने की जो ललक होती है उसके लिए भी उनको रोकने का प्रयास किया गया। उनको यौन संबंधी जो शिक्षाएं थी वो दी गई। इससे होने वाली जो असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा जो अन्य बीमारियां होती हैं उनके विषय में हमारे किशोर और किशोरियों को जागरूक किया गया। तो कई तरह की जो नीतियां हैं हमारी सरकार ने चलाई थी जिसकी वजह से आज हमारी जनसंख्या में एक अच्छी जनसंख्या जिसे कहते हैं जो स्वास्थ्य परक है, जो विकासशील जनसंख्या है, जो आगे चलकर कामयाबी की तरफ जाने वाली है, ऐसी जनसंख्या आ सकी है। खाद्य संपूरक और पोषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना तथा बाल विवाह रोकने के कानून को मजबूत बनाना है। तो बहुत सी कुप्रथाएं थी जिसकी वजह से हमारे देश के किशोर और किशोरियों को बहुत सी हानि होती थी।
पहले जो बचपन में शादी होती थी उसको रोका जाता है, और फिर बाल विवाह है उसको बंद करने के बाद फिर विधवा विवाह शुरू किया जाता है। जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा के लिए आंदोलन किए जाते हैं, महिलाओं को मत डालने का अधिकार दिया जाता है, महिलाओं को परिवार का मुखिया घोषित किया जाता है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे इस जनसंख्या को संभालने का पूरा कार्य किया गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर किसी भी देश के लिए, उसके लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित और शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ जनसंख्या ही कार्य सक्षम शक्ति प्रदान करती है तथा देशों के विकास में सहायक सिद्ध होती है। तो ये एक बहुत ही मूल्यवान तथ्य है। यहाँ पर एक जो स्वस्थ व्यक्ति है वो केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, ताकि वह सक्षम रहे हर प्रकार के कार्य को करने में और अपने देश को तरक्की के मार्ग पर और भी ज्यादा तक आगे तक ले जाया जा सके। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया है। इसमें हमने आप लोगों को भारत की जनसंख्या और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या को संभालने वाली जो सरकार की नीतियां हैं, इन सभी के विषय में आपको समझाया है, पढ़ाया है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं आपको कोई शब्द, कोई पॉइंट, कोई पहरा अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लिंक अपने जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर करें। जो भी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने में जो इंटरेस्ट रखते हैं और जो किसी विभिन्न प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बड़ी ही यूजफुल रहने वाली है। और हम लोगों ने आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप लोगों की जो स्टडी की कमजोरियां हैं उनको दूर करने का प्रण करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इस चैप्टर के अलग से क्वेश्चन आंसर भी करेंगे एक नई वीडियो में, तथा इस वीडियो के रिस्पॉन्स को देखते हुए हम 8th क्लास और 6th क्लास तथा 7th क्लास की भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हम उम्मीदों से ये वीडियो बनाते हैं, ताकि आपका ये स्टडी 888 चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सके। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। आप लोगों के द्वारा बहुत ही ज्यादा सराहा जाने वाला ये चैनल स्टडी 888 चैनल आप लोगों के लिए एक फिर से नई और बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।